वेलकम टू द पाठशाला। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी 3000 वकैब बिल्ड करने की 45 दिन की क्लासेस चल रही है। 8 दिन की क्लासेस हम कर चुके हुए हैं। 8 दिन की क्लासेस हम अपने माइंड बाउल में भर चुके हैं। ये क्लास 9 है, ये डे 9 है आज का। ये थोड़ा सा वीडियो डिले हुआ है और मैंने बड़ी मेहनत करके कोशिश की है कि ये जो है अब शेड्यूल पे आ जाए। तो आज मुझे उम्मीद है ये वीडियो अपने राइट टाइम 1 से 2 के बीच में अपलोड हो जाएगी, अगर कोई प्रॉब्लम ना हुई तो। इसके बाद जो ग्रामर की क्लासेस है वो रात को जो है आपको 9:30 से 10, मैक्सिमम 10:30 या 11 तक अपलोड होकर मिलेगी। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो चीज़ है 1 से 2 और 9:30 से 10:30 11 के बीच में ये रेगुलर हो पाए अब। और जैसा कि मॉक टेस्ट की बात की थी तो आप लोगों के बहुत पॉजिटिव कमेंट आए हुए हैं। अब तक 300-400 लोगों के कमेंट आ चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको पसंद आ रही है। तो ये करने के लिए हम रेडी हैं। हम 26 तारीख से या 27 तारीख से ये मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे। 25 तारीख को या 26 तारीख को मॉक टेस्ट का मैं टाइमिंग दे दूंगा आप लोगों को कि किस टाइम पे मॉक टेस्ट अपलोड होगा और कब सोल्यूशन उसका किस टाइम के बाद अपलोड होगा। आशीष सर अभी बैंगलोर गए हुए हैं तो 1-2 दिन उनकी मैथ्स के लेक्चर्स मिस हो सकते हैं। मेरी उनसे बात हो रही है, जैसा कि आप लोग कह रहे हो कि सर वो रेगुलर क्लासेस भी चाहिए और ट्रिक के साथ साथ। तो मैं उनसे बोल रहा था कि थोड़ा सा मेहनत कर लो, एग्ज़ाम है साथ में। तो सर रेडी हैं मेहनत करने के लिए। उन्होंने मेरे से बोला है कि एक बार मैं बैंगलोर से आ जाऊँ तो आखिरी के 1 महीने जो बचे हुए हैं उसमें मैं स्टूडेंट के साथ अच्छा खासा मेहनत कर दूंगा। तो वो रेडी हैं। 26-25 को वो वापस आएंगे तो 26-26 तारीख के आसपास से फिर हम लोग ये पूरी क्लासेस रिदम में ले चलेंगे, मैथ्स की और इंग्लिश की, 2 की दोनों। और आपको करना क्या है कि आपको रीजनिंग थोड़ा सा अपने से करना है और जीके जीएस जो है मैंने मेन टॉपिक बता दिया, आप उन टॉपिक को एक बार अपने से कर लें और मैथ और इंग्लिश के दम पे ही फोड़ें, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। टीयर 2 की क्लासेस जैसे मैंने बताया कि हम लोग स्टार्ट करेंगे जैसे ही एग्ज़ाम आपका ख़त्म होगा। एग्ज़ाम ख़त्म होने के 5-6 दिन का रेस्ट देंगे हम लोग। 6 दिन के बाद हम पूरा लगातार आपके एग्ज़ाम तक क्लासेस कराएंगे। और इस क्लास को हम इस तरह डिज़ाइन करेंगे कि अगर किसी भी तरीके से आपके टीयर 1 में मार्क्स थोड़े से कम रह गए, क्योंकि हम लोगों ने क्लासेस अपनी लेट ही स्टार्ट की है एग्ज़ाम के बहुत करीब, तो आप इस टीयर 2 के दम पे ही अपनी जगह आराम से जो है टीयर सेकंड में बना सकें और ताकि आपका रिजल्ट क्लियर हो सके। तो टीयर 2 के लिए आप लोग बिल्कुल से तैयार रहिए, लेकिन अभी फोकस टीयर 1 पे रखिए। लाइव क्लासेस, जैसा कि आप लोगों का पॉजिटिव कमेंट बहुत ज़्यादा नहीं कि सर लाइव क्लासेस में टाइम बर्बाद होता है, सर ऐसा मत कीजिए, ज़्यादातर तो नेगेटिव कमेंट है। तो मैं लाइव क्लासेस जो है इस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा था कि वहाँ पे जो हमारा कन्वर्सेशन होता है वो कन्वर्सेशन ना हो, या फिर किसी तरीके से लाइव क्लासेस अगर हम दें तो उसमें डिस्टर्बेंस ना हो। आपको क्लासेस उस तरह मिले जैसे अभी मिल रही है, लेकिन पॉजिटिव तरीके से मिल रही है। तो एक आध हम डेमो करके देखेंगे, अगर नहीं सही होगा तो देन हम स्टॉप कर देंगे। अब बात करते हैं जो है कि आज हम वोकैब पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम फ्रेजल वर्ब, ईडियम, वन वर्ड कर रहे हैं। फ्रेजल वर्ब ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, 2-3 दिन और चलेगा और यह वोकैब की क्लासेस रेगुलर रहेगी। आप एक काम कीजिए, जैसा करते हैं वीडियो को पॉज कीजिए और रिवाइज कीजिए। और इसमें से जो 8 दिन का लीकेज हुआ है, जो बहुत सारे जो फ्रेजल वो कंफ्यूज बहुत करते हैं, प्रीपोजिशन चार्ट है वो कंफ्यूज बहुत करते हैं, उसको रीफिल कीजिए। इसके अंदर रट्टा मत मारिए, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ रट्टा मत मारिए। सिर्फ आपको करना क्या, पढ़ना है, गुजर जाना, पढ़ना है, गुजर जाना, पढ़ना है, गुजर जाना। ये काम करते रहिए। आप देखिएगा 30-35 दिन में जब क्लासेस वहाँ तक पहुँचेगी तो चीज़ें आपको याद रहेगी, क्योंकि एक चीज़ को आप 30 दिन तक लगातार रिवाइज करोगे देन वो चीज़ आपके जहन में बस जाती है। तो काम आपको रट्टा मारना नहीं करना है। रट्टा मारोगे तो आप बहुत पजल्ड हो जाओगे, आपसे नहीं याद होगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो आपको याद हो जाए। जैसे फ्रेजल वर्ब में करा रहा हूँ, फ्रेजल वर्ब में करना क्या है कि आपको पढ़ना है। फ्रेजल वर्ब 2-3 मिक्स करके होते हैं, किसी के साथ प्रीपोजिशन कुछ लगा रहा है, किसी के साथ प्रीपोजिशन, तो उनको मीनिंग के साथ साथ उनके सेंटेंस को भी लगातार पढ़ते रहिए। आप 20-22 दिन तक लगातार रिवाइज करके उसको पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा। और अगर नहीं भी याद रहेगा ना तो एग्जाम में जब भी आएगा तो आपको सेंस मिल जाएगा कि अच्छा यहाँ पे ऑफ नहीं आएगा, ये वाला फ्रेजल वर्ब नहीं होना चाहिए, इसका मीनिंग ये बताया गया था, ये इस तरीके के सेंटेंसेज में हमको मिला था। तो वहाँ पे आप सेंटेंस करेक्ट कर ले जाओगे ओवरऑल। तो चलिए बात करते हैं आज के हम जो है वोकैब की। सबसे बात करेंगे पहले जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आज हमने जो है लॉजी से रिलेटेड वो सारे वर्ड लिए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें जो मैंने ग्रीन कलर मार्क किया है वो कई बार रिपीट किए गए हैं, और जो रेड कलर मार्क्स में है वो रिपीट नहीं किए गए हैं पर पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम स्टडी ऑफ घास। स्टडी ऑफ घास, जो घास है, घास के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं एग्रोस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं? एग्रोस्टोलॉजी। और स्टडी ऑफ साइंटिफिक फार्मिंग, अगर हम खेती कर रहे हैं लेकिन साइंटिफिक रूप से, तो उसको क्या बोलते हैं? एग्रोनॉमी। तो इन 2 वर्ड्स में कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान रखिएगा कि जो ग्रास के अध्ययन को कहते हैं एग्रो एग्रो के साथ स्टो है और इसमें सिर्फ एग्रोनॉमी है। तो लॉजी जब बात की जाए तब हम लॉजी की बात करेंगे घास से रिलेटेड। क्या करेंगे? घास से रिलेटेड। लेकिन साइंटिफिक जब फार्मिंग की बात करेंगे तब हम नॉमी की बात करेंगे। क्या? एग्रोनॉमी। दोनों का स्टार्टिंग वर्ड सेम है, एग्रो। देख रहे हैं, स्टडी ऑफ ग्रास, स्टडी ऑफ फार्मिंग, दोनों का एग्रो सेम है। जब हम घास की बात कर रहे हैं तो हम लॉजी की बात करेंगे, जब हम साइंटिफिक फार्मिंग की बात करेंगे तो हम एग्रोनॉमी की बात करेंगे। और इसमें स्टो भी साथ में एडेड है, एग्रो प्लस स्टो प्लस लॉजी। थर्ड है स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैन। स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ
मैन, इसको बोलते हैं जो है एंथ्रोपोलॉजी, मनुष्य जाति विज्ञान या मानव शास्त्र। मानव शास्त्र, इसको आप हिंदी में याद रखिएगा, एंथ्रोपोलॉजी होता है मानव शास्त्र। स्टडी ऑफ डेवलपमेंट, आदमी का जो विकास कैसे हुआ जो है इस चीज़ की जो है जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी, मानव शास्त्र। हिंदी में बहुत आसानी से याद हो जाएगा कि एंथ्रोपोलॉजी मनुष्य का अध्ययन करते हैं, मनुष्य का डेवलपमेंट कैसे हुआ तो उसका किस में अध्ययन करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में। एक्सकावेशन एंड स्टडी ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन, अब बात करें जो है कि जो हम अर्ली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं तो पुरातत्व, आपने नाम सुना होगा पुरातत्व, जैसे खोजबीन होता है, ठीक है, कि यहाँ पे ये मिल गया, ये वाला पत्थर मिल गया, ऐसा मिल गया, कुछ यहाँ पे जीवा वो मिल गया, तो ये जो होता है वो आर्कियोलॉजी में आता है। किस में आता है, आर्कियोलॉजी। जो हम पुरानी सिविलाइजेशन को ढूंढ रहे होते हैं तो इसकी जो स्टडी होती है उसको आर्कियोलॉजी बोलते हैं, पुरातत्व विज्ञान। पुरातत्व मतलब जो पुराना तत्व है, पुरातत्व जो पुराना तत्व है, तो आर्कियो जो वर्ड होता है, आर्कियो ये एंशिएंट से रिलेटेड वर्ड होता है, पुराने टाइम से रिलेटेड वर्ड होता है, तो आर्कियोलॉजी पुरातत्व विज्ञान। स्टडी ऑफ वाइटल एंड सोशल स्टैटिक डाटा, स्टडी ऑफ वाइटल एंड सोशल स्टैटिक डाटा, ये वो होता है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मतलब होता है, जैसे मैंने एक जगह डेमोग्राफी का मतलब बताया था कि ये जनगणना से रिलेटेड है, इसका मतलब जनगणना नहीं होता है, अगर वहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए होंगे तो इसका मतलब होता है जनसांख्यिकी। जनसांख्यिकी क्या होता है, इसका शुद्ध मतलब होता है, डेमोग्राफी का मतलब होता है जनसांख्यिकी। स्टडी ऑफ वाइटल एंड सोशल स्टैटिक डाटा, तो जो हम अपने क्या कहते हैं कि मानव जाति क्या है, किसी का जो है उत्पत्ति किधर हुई है, क्या है क्या नहीं है, रेसेस की क्या बात है क्या नहीं है, तो इससे रिलेटेड जितने भी डाटा जो है हम इकट्ठा करते हैं और उनकी स्टडी करते हैं तो वो जनसांख्यिकी के अंतर्गत आता है। तो डेमोग्राफी का मतलब होता है क्या, जनगणना या फिर जनसांख्यिकी। स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ रेसेस, स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ रेसेस, इसको बोलते हैं इथनोलॉजी। क्या बोलते हैं, इथनोलॉजी। मानव जाति विज्ञान, मानव जाति विज्ञान। रेसेस, रेसेस का जो यहाँ पे सेंस निकलता है वो निकलता है जाति से, कितनी सारी जाति हैं। तो हम जब स्टडी कर रहे होते हैं कि कौन सी जाति कहाँ पे जो है ओरिजिन हुई है, जैसे ऑस्ट्रेलियन जो है अलग प्रजाति होती है, इंडियन अलग प्रजाति होती है, अमेरिकन अलग होती है, क्योंकि यहाँ के व्यक्ति अलग अलग तरीके से पाते थे, कहीं कोरे पाए जाते हैं, कहीं काले पाए जाते हैं। तो इस तरीके की जब हम स्टडी कर रहे होते हैं कि कौन सा रेस कहाँ से ओरिजिन हुआ है तो उसको हम इथनोलॉजी बोलते हैं और मानव जाति विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मानव जाति विज्ञान या फिर इथनोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ डिजीजेज, स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ डिजीजेज, इसको बोलते हैं ईटियोलॉजी। क्या बोलते हैं, ईटियोलॉजी, रोग विज्ञान, रोग विज्ञान। स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ डिजीज, डिजीज का जो क्यों कारण हो रहा है उसका स्टडी जो पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं ईटियोलॉजी, इसको बोलते हैं रोग विज्ञान हिंदी में। स्टडी ऑफ हेरिडिटी, इसको बोलते हैं जेनेटिक्स। अब हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, हेरिडिटी का मतलब होता है आनुवंशिकता। जब हम आनुवंशिकता का अध्ययन करते हैं तो वो जेनेटिक्स के अंदर आता है। क्या करते हैं कि आनुवंशिकता के अंदर हम ये अध्ययन करते हैं कि जो हमारे अंदर आया है वो हमारे पूर्वज से आया है, कौन सा जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। जीन से रिलेटेड जो भी चीज़ें पढ़ते हैं कि हाँ हमारे फादर से ट्रांसफ़र हुआ हमको, फिर उनसे उनको ट्रांसफ़र हुआ है, तो ये चीज़ें जो है जेनेटिक्स के अंतर्गत आती है। स्टडी ऑफ फिशेज, इथियोलॉजी, जो फिश के अध्ययन को बोलते हैं वो बोलते हैं इथियोलॉजी। तो ध्यान रखिएगा कि फिशेस के अध्ययन को इथियोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की स्टडी को क्या बोलते हैं, लिंग्विस्टिक्स। थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, यहाँ पे लॉजी नहीं है, लिंग्विस्टिक्स। स्टडी ऑफ लैंग्वेज को बोलते हैं लिंग्विस्टिक्स। स्टडी ऑफ वेदर, वेदर के स्टडी को क्या बोलते हैं, मीटरोलॉजी, METEOROLOGY, मीटरोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ वेदर को मीटरोलॉजी बोलते हैं, याद रखिएगा। एक ये जो है 12, ये सबसे ज़्यादा जो है पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि स्टडी ऑफ कॉइन्स, जो कॉइन के अध्ययन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नुमिस्मैटिक्स। क्या बोलते हैं, नुमिस्मैटिक्स। तो ये नोट डाउन कीजिएगा, ये इस पर थोड़ा फोकस कीजिएगा कि स्टडी ऑफ कॉइन्स को क्या बोलते हैं, नुमिस्मैटिक। ये बहुत बार पूछा गया, एक बार दो बार नहीं, कम से कम 14 से 15 बार ये पूछा जा चुका है। स्टडी ऑफ फॉजिल्स, फॉजिल्स क्या होता है, फॉजिल का मतलब होता है जीवाश्म। क्या होता है, जीवाश्म। तो जीवाश्म के अध्ययन को क्या बोलते हैं, पेलियंटोलॉजी। क्या बोलते हैं, पेलियंटोलॉजी। स्टडी ऑफ अर्थक्विक, अर्थक्विक इसको बोलते हैं सिस्मोलॉजी। क्या बोलते हैं, सिस्मोलॉजी। ध्यान रखिएगा ये वर्ड सिस्मोलॉजी, ये भी बहुत बार पूछा गया है। ये यहाँ नहीं पूछता है तो जीके में पूछ देता है। क्या कहाँ पूछ देता है, जीके में पूछ देता है ये। तो बहुत सारे इसमें से ऐसे मिलेंगे जो यहाँ नहीं पूछेगा तो वो जीके में पूछ देगा आपको क्वेश्चन बना के। स्टडी ऑफ रिलीजन, स्टडी ऑफ रिलीजन, स्टडी ऑफ रिलीजन को बोलते हैं थियोलॉजी। क्या बोलते हैं, थियोलॉजी। धर्म विज्ञान, धर्म विज्ञान।
स्टडी ऑफ रिलीजन को बोलते हैं थियोलॉजी, धर्म विज्ञान। स्टडी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेज और पॉइजन्स, स्टडी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेज और पॉइजन्स, अगर हम अध्ययन कर रहे हो जो जहरीली हो या फिर जहर हो, मतलब इस तरीके से हो जो नुकसान पहुंचाता हो, तो उसको बोलते हैं टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिक का मतलब जानते हो आप, जहरीली, उससे आराम से याद करोगे कि टॉक्सिक का जो है अगर अध्ययन कर रहे हैं तो टॉक्सिकोलॉजी। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो आसानी से याद हो जाते हैं, ये उनमें से ये एक वर्ड है टॉक्सिकोलॉजी, जिनका जो स्टार्टिंग वर्ड आपको उस वर्ड से मिल जाए, साथ में लॉजी ऐड हो, तो आप आराम से जो है उसको याद कर सकते हो। ठीक है, स्टडी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेज और पॉइजन को बोलते हैं टॉक्सिकोलॉजी। स्टडी ऑफ नॉइज डिजीजेज, जो हमारे नाक में डिजीज होती है उसके जो अध्ययन को बोलते हैं क्या, रीनोलॉजी। लॉजी आपके अध्ययन के लिए है और नाक के लिए जो है जो डिजीज हो रही है उसको रीनो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रीनोलॉजी। स्टडी ऑफ इंजाइम, इंजाइम से याद रखिएगा जाइमोलॉजी। जाइमेज एक एग्जाइम होता है, आप लोगों ने सुना होगा जाइमेज, तो जाइमोलॉजी यहाँ से याद रख सकते हैं। जाइमेज इंजाइम होता है, जब भी इंजाइम की स्टडी की बात करेंगे तो क्या होगा, जाइमोलॉजी। तो थोड़ा सा मेमोनिक बना के भी आप इसको याद रख सकते हो कि जाइमेज जो होता है वो हमारा इंजाइम होता है, बायो में जाके पढ़ोगे तो जाइमोलॉजी स्टडी ऑफ इंजाइम्स हो गया। 19th, स्टडी ऑफ डिजीजेज रिलेटेड टू ओल्ड एज। ओल्ड जो ओल्ड होता है, ओल्ड एज से रिलेटेड जो वर्ल्ड होता है वो जीरेंटो होता है, तो जीरेंटोलॉजी क्या हो गया, जीरेंटो प्लस लॉजी जोड़ दो, अध्ययन की बात है। तो जो भी लोग बूढ़े हैं, बूढ़े एज से रिलेटेड जितना भी अध्ययन होता है वो जीरेंटोलॉजी के अंतर्गत आता है। स्टडी ऑफ डिजीजेज, पैथोजन जानते हो ना, पैथोजन ये डिजीज क्रिएट करते हैं, तो पैथोलॉजी जो होती है डिजीज के अध्ययन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिजीज के अध्ययन को क्या बोलते हैं, पैथोलॉजी। अब नेक्स्ट है स्टडी ऑफ कैंसरस सेल्स और ट्यूमर्स। अभी आपको याद होगा जो लास्ट वाला मैंने सेट कराया था तो उसमें वर्ड ये मिला था, वहां पे मैंने बताया था आपको कि जो है ट्यूमर्स के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी। तो स्टडी ऑफ कैंसरस सेल्स और ट्यूमर्स को क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी। आर्ट ऑफ कंपाइलिंग डिक्शनरी, जब डिक्शनरी को हम कंपाइल करते हैं तो वो जो आर्ट होता है कंपाइल करने की उसको बोलते हैं लैक्सिकोग्राफी। क्या बोलते हैं, लैक्सिकोग्राफी। आर्ट ऑफ कंपाइलिंग डिक्शनरी इज नोन एज लैक्सिकोग्राफी। ध्यान रखिएगा ये सारे वर्ड जो ऑन्कोलॉजी हो गया, लैक्सिकोग्राफी हो गया, कई बार पूछा गया। आर्ट ऑफ कंपाइलिंग डिक्शनरी, लैक्सिकोग्राफी। स्टडी ऑफ स्किन, डर्मेटो जो वर्ड है वो स्किन से रिलेटेड है, और अगर स्किन का अध्ययन कर रहे हो तो डर्मेटोलॉजी। क्या हो गया, डर्मेटोलॉजी। ये भी कई बार पूछा गया है, स्टडी ऑफ स्किन, डर्मेटोलॉजी। स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन। न्यूरॉन हमारे जो है सर में होता है, ऐसा लोग बोलते हैं, जानते हैं कि न्यूरॉन सेल्स होते हैं हमारे जो है ब्रेन में। तो जब भी हम नर्वस सिस्टम की बात करें कि नर्वस सिस्टम के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो न्यूरोलॉजी। ये बहुत आसान वर्ड है, ये आपको आसानी से आ जाएगा। जिसके साथ ऐसा होता है कि कीवर्ड उसका ही जुड़ा होता है, साथ में सिर्फ लॉजी जोड़ना होता है, तो वो चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाती है। स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन पाए जाते हैं ब्रेन में, आप ऐसे याद करते हो, न्यूरोलॉजी बोलते हैं इसको। ए स्पेशलिस्ट इन केयर फॉर द फीट, फीट के लिए जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको बोलते हैं चिरोपोडिस्ट। क्या बोलते हैं, चिरोपोडिस्ट। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, द ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न्ड विद द फीट। एक ऐसा है कि जो एक साइंस के ब्रांच की बात हो रही है, एक जगह ये बात हो रही है कि कोई स्पेशलिस्ट है फीट में, कोई पैर के लिए जो है पैर के केयर के लिए स्पेशलिस्ट है, तो जब स्पेशलिस्ट की बात आएगी तो हम बोलेंगे चिरोपोडिस्ट। और जब फीट के लिए जो स्पेशल ब्रांच जो होती है मेडिसिन की, जो जिसके अंदर हम अध्ययन करते हैं फीट से रिलेटेड चीज़ों को, तो उसको बोलते हैं पोडिएट्रिस्ट। तो चिरोपोडिस्ट एंड पोडिएट्रिस्ट में कंफ्यूज मत होइएगा। चिरोपोडिस्ट क्या होता है, स्पेशलिस्ट की बात की जा रही है, जो मतलब पैर में स्पेशलिस्ट है उसको बोलेंगे चिरोपोडिस्ट, और जो ब्रांच की बात करेंगे कि जिसमें फीट वगैरह का अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं पोडिएट्रिस्ट। स्टडी ऑफ हार्मोन्स, स्टडी ऑफ हार्मोन्स को बोलते हैं इंडोक्रिनोलॉजी। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है, याद करने में थोड़ा सा। जब भी कोई आपको डिफिकल्ट पड़े, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरा जो काम था मैं स्टाफ वहाँ करता था कि अच्छा ये याद करने में प्रॉब्लम हो रही है, ये याद करने में इजी हो रही है। जैसे स्टडी ऑफ स्किन, इस स्टडी के लिए हमको पता है डर्मो लगता है, डर्मेटोलॉजी ठीक है, आसानी से याद हो गया एक दो बार पढ़ने में। लेकिन जैसे ये वर्ड हो गया स्टडी ऑफ हार्मोन्स, अब इंडोक्रिनोलॉजी, तब इसको मैं स्टार मार्क करके रखता था ताकि इससे वो रिवीजन करते वक्त इससे फोकस चला जाता है। जब भी हम स्टार मार्क ऐसे करते तो अच्छा समझ में आ जाता है, याद नहीं हो रहा था ये। तो स्टडी ऑफ हार्मोन्स क्या होता है, इंडोक्रिनोलॉजी। ये चीज़ें आपको जो है थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। चलिए मैं साथ में सिखा देता हूँ कि कैसे याद करते हैं, कैसे नोट करते हैं। तो नोट्स बनाते वक्त अगर सावधानी थोड़ा सा बरतेंगे तो आसानी से याद कर सकते हैं। स्टडी ऑफ थ्रोट, इसका होता है लैरिंगोलॉजी। स्टडी ऑफ थ्रोट, लैरिंगोलॉजी। 28 स्टडी ऑफ थ्रोट, जब थ्रोट का अध्ययन कर रहे होते, गला या गले से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है तो उसके लिए ऐसे याद करेंगे, थ्रोट से रिलेटेड लैरिंगो वर्ड आता है और उसके आगे हमें सिर्फ लॉजी जोड़ना है। तो थ्रोट से रिलेटेड लैरिंगो वर्ड है और उसके साथ हम सिर्फ लॉजी वर्ड जोड़ेंगे, तो स्टडी ऑफ थ्रोट को क्या बोलेंगे, लैरिंगोलॉजी। 29 ए डॉक्टर ऑफ बोन एंड टीथ,
ए डॉक्टर ऑफ बोन एंड टीथ, एक ऐसा डॉक्टर जो टीथ और बोन दोनों से रिलेटेड होता है, तो उसको बोलते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट। ऑर्थो किसके लिए होता है? हड्डियों के लिए, और डोंटिस्ट, डेंटिस्ट जानते हो आप, डेंटिस्ट जो है टीथ के लिए होता है, तो ऑर्थोडोंटिस्ट। ए डॉक्टर ऑफ बोन एंड टीथ इज नोन एज ऑर्थोडोंटिस्ट। स्टडी ऑफ किडनी, इसको बोलते हैं क्या? नेफ्रोलॉजी। स्टडी ऑफ किडनी, अगर हम किडनी का अध्ययन कर रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे नेफ्रोलॉजी। क्या बोलेंगे हम? नेफ्रोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं स्टडी ऑफ आई एंड आई डिजीजेज। स्टडी ऑफ आई के अध्ययन को, और आई डिजीजेज की बात करें कि आंख में क्या रोग हो रहा है, तो उसको बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी क्या बोलते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजी। 32 वन हु चेक्स आई साइट, जो आंख देखते नहीं उनको बोलते हैं क्या? ऑप्टिशियन। जो आंख देखते हैं, यहाँ पे देखो बात अलग हो रही है। स्टडी ऑफ आई एंड आई डिजीजेज, जब हम आंख को और आंख में होने वाले रोग का अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी, लेकिन जो चेक करता है, जो आई साइट को चेक करते हैं, उसको बोलते हैं ऑप्टिशियन। वन हु स्पेशलाइजेज इन डिजीज रिलेटेड टू चिल्ड्रेन, इसको बोलते हैं कि जो मतलब डिजीज़ हो, जो बच्चों से रिलेटेड डिजीज़ होती है, अगर उसमें कोई स्पेशलिस्ट है तो उसको बोलते हैं पेडियाट्रिस्ट। पेडियाट्रिस्ट। अब पेडिट्रिशियन भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों वर्ड होता है, बस ये फ़र्क होता है कि कोई वर्ड जो है कहीं पे इस्तेमाल होता है, किसी कंट्रीज़ में कोई वर्ड होता है, किसी कंट्री में इस्तेमाल होता है। तो पेडियाट्रिस्ट एंड पेडिट्रिशियन दोनों वर्ड इस्तेमाल होता है सेम चीज़ के लिए, कि वन हु स्पेशलाइजेज इन डिजीजेज रिलेटेड टू चिल्ड्रेन, जो बच्चों के रोग में स्पेशलिस्ट होते हैं उनको पेडियाट्रिस्ट भी बोलते हैं, पेडिट्रिशियन भी बोलते हैं। तो दोनों वर्ड सही है, एक भी वर्ड ऐसा नहीं कि पेडिट्रिशियन गलत है, पेडियाट्रिस्ट सही है। बस इसमें फ़र्क यह है कि कोई कंट्रीज़ कुछ वर्ड इस्तेमाल करती है, कोई कंट्रीज़ कुछ वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो इनके ओरिजिन पे डिपेंड करता है कि जैसे रशियन वगैरह है, कुछ अलग वर्ड अपने से इस्तेमाल कर लेते हैं, जो है अमेरिकन ब्रिटेन अलग से इस्तेमाल कर लेते हैं। तो बस ये वो फ़र्क है कि पेडियाट्रिस्ट जो है अमेरिकन वगैरह ब्रिटिश वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और जो पेडियाट्रिशियन, ये पेडियाट्रिस्ट जो है ना ओल्ड वर्ड है, पेडियाट्रिशियन नया वर्ड है, जो कॉमन वर्ड है, अब लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से भी आ जाता है पेडियाट्रिस्ट और पेडियाट्रिशियन, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों एक ही चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 34 वन हु स्पेशलाइजेज इन डिजीजेज रिलेटेड टू बोन्स, जो बोन्स से जो रिलेट हो रहा है, जो हड्डियों में जो रोग हो रहा है उनमें जो स्पेशलाइज होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? हड्डी की बात करेंगे तो आर्थो बोलते हैं, आर्थोपेडियाटिस्ट। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन ये रहता है कि पी ए एक स्पेलिंग होता है जिसमें ए नहीं रहता है, क्या नहीं रहता? ए नहीं रहता है। आर्थोपेडिस्ट बोलते हैं, आर्थोपे पी ए ई भी रहता है साथ में। तो इनमें फ़र्क क्या होता है? बस वही ओरिजिन का, कि रशियन वगैरह जो थे उन्होंने इसका निर्माण किया था तो पी ए लिया था, लेकिन जो कॉमन वर्ड है जो आज के ज़माने में इस्तेमाल किया जाता है वो ए स्पेलिंग के साथ नहीं इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ ई स्पेलिंग के साथ इस्तेमाल किया जाता है। आर्थोपेडिस्ट बोला जाता है, PEDIST। मैं यहाँ पे आपको ये बता दूँ कि दोनों स्पेलिंग करेक्ट है, दोनों में से कोई स्पेलिंग इनकरेक्ट नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपके पास एग्जाम में ये आ जाए चाहे पेडिस्ट आ जाए, दोनों सही होता है, तो ध्यान रखिएगा कि दोनों बोले जाते हैं। लेकिन जो कॉमन रूप में आज में इस्तेमाल किया जाता है वो इस्तेमाल होता है आर्थोपेडिस्ट। क्या होता है? आर्थोपेडिस्ट। ये आज में कॉमन रूप से ये इस्तेमाल किया जाता है, और जब AE है तो ये भी सही है, ये भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इनमें से मतलब ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा फ़र्क होता है स्पेलिंग का, कि ये यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये आज का रहा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इस तरीके से मैं आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराता रहूँगा, जिससे आपका पूरा का पूरा हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम जो है फ्रेजल वर्ब की, जो हमें अभी जल्दी में ख़त्म करना है 6-7 दिन में, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एटलीस्ट आप 20 दिन के आसपास रिवाइज नहीं करोगे इसको तो आपके जहन में नहीं बसेगा। तो 3-4 दिनों में आपका जो है फ्रेजल वर्ब खत्म हो जाएगा, प्रीपोजिशन चार्ट खत्म हो गया है, और कुछ जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें बार बार मिल रहा है, तो उनको भी नोट डाउन करते चलिए, उनको भी याद करते रहिए। 20-25 दिन तक लगातार रिवाइज करेंगे तब जाके आप उसको प्रेजेंट कर पाएंगे, अदरवाइज ये इतना कन्फ्यूजिंग होते हैं तो जल्दी याद नहीं होते हैं। अब देखते हैं फ्रेजल वर्ब्स। सबसे पहला फ्रेजल वर्ब है आज का गो बैक ऑन। गो बैक ऑन का मतलब होता है कि जैसे हम किसी को प्रॉमिस करें और प्रॉमिस से मुकर जाएं। क्या? टू ब्रेक ए प्रॉमिस। अगर हम किसी को प्रॉमिस करें, प्रॉमिस से मुकर जाए, तो वहाँ पे ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है गो बैक ऑन। वाई डिड यू गो बैक ऑन योर प्रॉमिस? वाई डिड यू गो बैक ऑन प्रॉमिस? तुम अपने प्रॉमिस से क्यों मुखरे? तो गो बैक ऑन का मतलब होता है कि कोई किया हुआ प्रॉमिस या वायदा, उसे मुखरना। गो बाई। गो बाई का मतलब ये होता है कि किसी के अनुसार जाना, टू वर्क अकॉर्डिंगली। या फिर गो बाई का मतलब होता है जैसे समय वगैरह अगर गुजर नहीं जाता है तो उसके लिए भी गो बाई का इस्तेमाल करते हैं। वी शुड गो बाई द ट्रैफिक रूल्स। हमें ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से चलना चाहिए। तो गो बाई का दो मतलब होता है, एक होता है कि किसी के अनुसार कार्य करना, और समय गुजर जाना, जैसे द टाइम वेंट बाई। तो इस तरीके से जो है दो
मीनिंग निकलते हैं गो बाई के। एक तो टू वर्क अकॉर्डिंगली, किसी के अनुसार काम करना, और दूसरा क्या होता है अगर समय वगैरह गुजर जाए तो हम गो बाई का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है गो डाउन। गो डाउन का मतलब होता है टू बी एक्सेप्टेड, स्वीकार होना। क्या होना? स्वीकार होना, टू बी एक्सेप्टेड। अब ऐसे तो ये वर्ड समझ में नहीं आता कि गो डाउन कैसे इसका मतलब निकल गया स्वीकार होना या टू बी एक्सेप्टेड, पर सेंटेंस में इसका यूज जब देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन डिड नॉट गो डाउन वेल इनिशियली। द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जो इवोल्यूशन की थ्योरी थी शुरुआत में, डिड नॉट गो डाउन वेल, अच्छी तरीके से स्वीकार नहीं हुई। यहाँ पे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि गो डाउन यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल हुई है क्योंकि जो थ्योरी दी गई थी वो लोगों ने स्वीकार नहीं की, एक्सेप्ट नहीं की उसको। तो गो डाउन इस सेंस में इस्तेमाल होता है, टू बी एक्सेप्टेड के सेंस में होता है, स्वीकार होने के सेंस में गो डाउन का इस्तेमाल होता है। गो डाउन इन हिस्ट्री। गो डाउन इन हिस्ट्री का मतलब होता है कि इतिहास में नाम दर्ज होना, टू गेट एडमिटेड इन हिस्ट्री। क्या होना? इतिहास में नाम दर्ज होना। If your work for the welfare of others, sorry, if you work for the welfare of others, your name will go down in history. तो यहाँ पे जो है इफ़ यू वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ अदर्स योर नेम विल गो डाउन इन हिस्ट्री, अगर तुम लोगों के भलाई के लिए काम करोगे तो तुम्हारा क्या नाम होगा? इतिहास में दर्ज हो जाएगा। तो गो डाउन इन हिस्ट्री का इस्तेमाल किया जाता है इतिहास में नाम दर्ज होने के सेंस में। गो फॉर का मतलब होता है कि अटैक करना किसी के ऊपर या फिर किसी चीज़ को जो है पाने के लिए कोशिश करना, टू ट्राई टू अटेन समथिंग। गो फॉर का मतलब हुआ या तो अटैक करना, आक्रमण करना, या फिर कुछ पाने की कोशिश करना, It was he who went for name and fame and left his family. ये वो था जो नेम और फेम के लिए गया और अपनी फैमिली को उसने छोड़ दिया। तो वेंट फॉर, गो का जो है सेकंड फॉर्म होता है वेंट फॉर का मतलब होता है ट्राई टू अटेन, कुछ पाने की कोशिश कर रहा है। वो नेम और फेम पाने के लिए चला गया, मतलब उसकी कोशिश कर रहा था। टू अटैक के सेंस में भी इसका इस्तेमाल होता है, ये ध्यान रखिए। गो ऑफ का मतलब होता है एक्सप्लोड होना, जैसे बम वगैरह हो गया वो एक्सप्लोड हो गया, या जैसे बंदूक है आपकी, ठीक है, ये नली है, अगर इसे गोली वगैरह निकल जाए तो वहाँ पे गो ऑफ का अपने आप जैसे निकल जाए, नहीं, गो ऑफ, तो वहाँ पे वेंट ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। अगर पास्ट फॉर्म में करें और प्रेजेंट फॉर्म में करें तो गो ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। तो गोली जो है अगर बंदूक से निकल जाए तो गो ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। एक्सप्लोड के सेंस में भी अगर कुछ बम वगैरह फट जाए तो भी गो ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। द बम वेंट ऑफ एंड पीपुल रैन हेल्टर स्केल्टर आपका जो है एक जो है ईडियम है, इसका मतलब होता है इधर उधर। तो द बम वेंट ऑफ, जो बम है वो फट गया, एंड पीपुल रैन हेल्टर स्केल्टर, पीपुल जो है इधर उधर भागने लगे। नेक्स्ट है गो ऑन का मतलब होता है कि कंटिन्यू डूइंग समथिंग, जारी रखना किसी काम को, जो भी आप काम कर रहे हो वो जारी रखना, ठीक है। सी वेंट ऑन रीडिंग द बुक वाइल वी वेटेड फॉर हिम टू ज्वाइन द पार्टी। सी वेंट ऑन रीडिंग द बुक वाइल वी वेटेड फॉर हिम टू ज्वाइन द पार्टी, वो किताब पढ़ती रही जबकि हम वेट कर रहे थे उसका पार्टी ज्वाइन करने के लिए। तो गो ऑन का इस्तेमाल होता है जारी रखने के सेंस में। गो ओवर का मतलब होता है टू गेन एक्सेप्टेंस। गो ओवर का मतलब होता है टू गेन एक्सेप्टेंस। इसका मैं आपको यहाँ से मतलब समझाता हूँ। द फिल्म वेंट ओवर वेल, जो पिक्चर थी वो अच्छी गई, मतलब पीपल ने उसे, लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। अगर वो अच्छी गई तो इसका मतलब है कि लोगों ने उसे स्वीकार किया। तो इस सेंस में गो ओवर का इस्तेमाल किया जाता है। द फिल्म वेंट ओवर वेल। अब जैसे कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब होते हैं जो आपको सीधे से याद नहीं होते, तो उनके जो है सेंटेंसेस, कम से कम एटलीस्ट एक सेंटेंस अगर आप कई बार, जैसे 15-20 बार मैं बता रहा हूँ, लगातार रिवाइज करते रहोगे, तो अगर ये सेंटेंस याद रह गया और सेंटेंस के हिसाब से सेंस आपको पता चल गया, द फिल्म वेंट ओवर वेल, तब यहाँ से आपको मीनिंग पता चल जाती कि अच्छा यही मतलब होता है कि एक्सेप्ट कर लिया लोगों ने, वेंट ओवर वेल एक्सेप्ट कर लिया। तो एक्सेप्ट के सेंस में गो ओवर का जो यूज होता है। तो इस तरीके से भी आप चीज़ों को याद कर सकते हो। एक तो कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके सीधी सीधी मीनिंग बताने पे याद हो जाती है, अच्छा ये इसका मीनिंग ये होता है, और कुछ की मीनिंग नहीं समझ में आती तो सेंटेंस के थ्रू उनका मतलब आपको समझना पड़ता है। तो मैं दोनों तरीके से आपको मतलब समझा रहा हूँ। जो वर्ड आपको जो है सीधे सीधे समझ में आ जाए उसका ठीक है वैसे याद कर लो, जो नहीं आए तो उनका सेंटेंस याद करने और उनको बार बार पढ़ने की कोशिश करो, उससे जो है आसानी से ये चीज़ें याद हो जाएगी। गो थ्रू, टू पास थ्रू ए टाइम, टू रीड। लेट मी गो थ्रू दिस बुक, मुझे इस बुक से जो है गुजर जाने दो, मतलब हमें इस बुक को पढ़ लेने दो। तो गो थ्रू का मतलब होता है किसी चीज़ से गुजरना, या फिर पढ़ने के सेंस में भी इसका इस्तेमाल होता है। गो थ्रू जैसे कि
समझिए चीज को, कोई सिचुएशन हो, कोई चीज हो, उससे गुजरना। क्या कोई भी सिचुएशन हो उससे गुजरना गो थ्रो होता है। और इसकी दूसरी मीनिंग होती है पढ़ने के सेंस में भी गो थ्रो का इस्तेमाल होता है। गो अप, गो अप का मतलब होता है इंक्रीज होना। गो अप या वेंट अप बोलते हैं सेकंड फॉर्म में, तो वेंट अप, तो इसका इस्तेमाल होता है इंक्रीज होने के सेंस में। प्राइसेज ऑफ फूड ग्रेन्स वेंट अप ड्यू टू फेमाइन, सूखे की वजह से, अकाल की वजह से, फेमाइन मतलब होता है अकाल, अकाल की वजह से जो है प्राइजेज जो है फूड ग्रेन्स के वो ऊपर चली गई, मतलब बढ़ गई। गो विथ, गो विथ का मतलब होता है टू सेलेक्ट और चूज। अब इसमें गो विथ का मतलब जैसे हमारे अंदर सेंस में आता है किसी के साथ जाना, गो विथ किसी के साथ जाना। किसी के साथ जाने के बजाय इसको सेंटेंस में ऐसे समझिए, आई कैन नॉट गो विथ दिस ब्रांड, इट इज़ आउट ऑफ फैशन नाउ। आई कैन नॉट गो विथ दिस ब्रांड मतलब मैं इस ब्रांड को चूज नहीं कर सकता क्योंकि आउट ऑफ फैशन है। तो ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके जो है आपको सेंटेंसेस के थ्रू मीनिंग समझनी पड़ती है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड है, आई कैन नॉट गो विथ दिस ब्रांड, मैं इस ब्रांड को सेलेक्ट नहीं कर सकता, यहाँ पे मीनिंग इस तरह निकलेगी। एंड ब्रांड इट इज़ आउट ऑफ फैशन, क्योंकि यह फैशन से बाहर है। चलिए कुछ और फ्रेजल वर्ब देखते हैं। हियर ऑफ, हियर ऑफ का मतलब होता है समाचार मिलना। टू गेट द न्यूज अबाउट, हियर ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ सी फेंटेड, जैसे उसे जो है हस्बैंड के डेथ के समाचार मिले, सी फेंटेड वो मूर्छित हो गई। फेंटेड का मतलब होता है मूर्छित होना। हिट ऑन अपॉन, हिट ऑन अपॉन का मतलब होता है जैसे हम कहते हैं ना कि ये चीज़ हाँ सूझ पड़ी मेरे दिमाग में, क्या हुई, सूझ पड़ी। हिंदी में इसको सही से समझिएगा कि सूझ पड़ी, हिट ऑन अपॉन, कोई चीज़ अचानक हमारे दिमाग में आ गई। तो हिट ऑन अपॉन का वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब कोई चीज़ हमें अचानक सूझ पड़ती है या हमारे दिमाग में आ जाती है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, एन आइडिया हिट अपॉन मी व्हेन आई वॉज रीडिंग द टेम्पेस्ट ए प्ले बाय शेक्सपियर, जब मैं शेक्सपियर की एक प्ले जिसका नाम है टेम्पेस्ट पढ़ रहा था तो अचानक एक आइडिया मेरे दिमाग में सूझ पड़ा, दिमाग में मेरे एक अचानक एक आइडिया आ गया। तो हिट ऑन अपॉन का इस्तेमाल सूझ पड़ने के सेंस में किया जाता है कि अचानक कोई चीज़ दिमाग में आ जाए। तो होल्ड बैक, यहाँ पे देखिए तीन वर्ड है, होल्ड बैक, होल्ड डाउन, होल्ड विथ। ये तीन ऐसे वर्ड है जिसमें अक्सर करके कन्फ्यूजन होता है। मैं तीनों की मीनिंग हिंदी में आपको आसानी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आराम से इसको समझिएगा सही से। होल्ड बैक का मतलब ये होता है कि जैसे आपके अंदर कोई इमोशंस भरा हुआ है, ठीक है, इमोशंस भरा है कोई या कोई बात है, तो उसके अपने अंदर ही बनाए रखना, उसको बाहर ना निकालना। होल्ड बैक का इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज़ अपने अंदर मेंटेन रखना। होल्ड डाउन का मतलब जो होता है इसका होता है कि अपने मतलब बाहर ना निकालना, बाहर ना निकालना इमोशंस वगैरह, बाहर ना निकालना इमोशंस वगैरह। होल्ड डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, क्या करना, रोकना, लिमिट लगाना उस पर। जैसे ये एक लिमिट है, इसके पीछे इसको रोक के रखना, इसके आगे ना आने देना। तो एक तरीके से लिमिट लगाना या फिर रोकना होता है, होल्ड डाउन का मतलब होता है। होल्ड विथ का मतलब होता है सहमत होना, सहमत होना किसी चीज़ के साथ, किसी मैटर के साथ, किसी बात के साथ सहमति दिखाना, होल्ड विथ वहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो होल्ड बैक का इस्तेमाल कहाँ होता है, जब हम इमोशंस वगैरह को अपने अंदर बनाए रखते हैं, बाहर नहीं निकलने देते हैं। होल्ड डाउन का इस्तेमाल वहाँ पे होता है जब हम किसी को रोक के लिमिट लगा के रखते हैं, और होल्ड विथ का इस्तेमाल वहाँ पे होता है जब हम किसी के साथ जो है सहमत होते हैं। होल्ड बैक, टू रिटेन इन वंस पोजिशन, टू रिस्ट्रेन वन सेल्फ। प्लीज होल्ड बैक योर इमोशंस व्हेन यू आर टॉकिंग टू स्ट्रेंजर। अपने इमोशंस को अपने अंदर बना के रखो, होल्ड करके रखो जब भी आप अजनबियों से बात करो। इसका मीनिंग ये है। द मिलिटेंट्स वर्स हेल्ड डाउन बाय द इंडियन आर्मी, जो मिलिटेंट्स है वो इंडियन आर्मी ने उनको रोक के रखा, प्रिवेंट करके रखा, तो एक लिमिट लगा के रखी, इसके आगे बढ़ने नहीं दिया। अब बात करें होल्ड विथ, आई कैन नॉट होल्ड विथ देम ऑन दिस मैटर, मैं उनके साथ इस मैटर पे सहमत नहीं हो सकता। होल्ड विथ नहीं कर सकता मतलब सहमत नहीं कर सकता। तो तीन के तीनों वर्ड्स के मतलब अलग अलग याद करिएगा, जब भी आता है एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाता है। हंट डाउन, हंट डाउन का मतलब ये होता है कि एक तरीके से शिकार करना होता है, और दूसरा इसका मीनिंग होता है जो अक्सर करके यूज किया जाता है, हंट डाउन। हम कहते नहीं है कि मिलिटेंट्स वर हंटेड डाउन बाई एट द बॉर्डर बाई द समवन, तो यहाँ पे ये होता है कि किसी का जैसे आप चेस कर रहे हो, पीछा कर रहे हो, पीछा कर रहे हो, पीछा करके पकड़ लेना, या कोई चीज़ छिपा हो, क्या हो, छिपा हो, आप ढूंढ निकालो, तो हंट डाउन वहाँ पे इस्तेमाल होता है। द मिलिटेंट्स वर हंटेड डाउन एट द बॉर्डर, जो मिलिटेंट थे वो हंट डाउन कर लिए गए, मतलब ढूंढ निकाले गए, क्या किए गए, ढूंढ निकाले गए। तो हंट डाउन का मतलब होता है शिकार करने के सेंस में आता है, कोई चीज़ छुपी हो तो उसको जो है ढूंढ निकालने के सेंस में होता है, चेस कर रहे हो तो पकड़ लेने के सेंस में होता है। तो हंट डाउन इस तरीके से इस्तेमाल होता है। हश अप, हश अप का मतलब होता है छिपाना, हश अप का मतलब होता है छिपाना, या यूँ कहते हैं रफा दफा करना के भी सेंस में आता है, रफा दफा करना, छिपाना, टू हाइड। दे हस्ड अप दिस मैटर एंड द ट्रूथ नेवर केम टू लाइमलाइट, दे हस्ड अप, उन्होंने इस मैटर को जो है छिपा लिया, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हो कि रफा दफा कर दिया, कभी वो लाइमलाइट में नहीं आया, कभी प्रकाश में ही नहीं आया, तो दे हस्ड अप।
हस्ड अप का मतलब हुआ कि छिपाना किसी चीज को, किसी मैटर को प्रकाश में ना आने देना। इम्प्रेस ऑन, इम्प्रेस ऑन जैसे कोई आइडिया वगैरह पे है तो इम्प्रेस करना। इम्प्रेस ऑन का मतलब इस तरीके से होना कि जैसे किसी कोई बात किसी के मन में बैठा देना, कोई बात किसी के मन में बैठा देना, कोई बात किसी के मन में बैठा देना। इम्प्रेस ऑन वहां पे होता है अक्सर करके, ये जो है लेडीज के सेंस में इस्तेमाल होता है कि उसने जो है इम्प्रेस कर लिया, उसके हिसाब से फिर काम कर रही है। एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, सी कैन इम्प्रेस अपॉन देम इजिली, वो बहुत आसानी से उन्हें इम्प्रेस कर सकती है, मतलब अपने बात के हिसाब से मनवा सकती है। एंड वी विल बी लेफ्ट इन लर्च, वो जो है बात अपनी जो है मनवा सकती है और हम लर्च में, लेफ्ट इन द लर्च एक आपका वो फ्रेज होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप जो है उसमें छोड़ दिए गए, गरीबी में छोड़ दिए गए या बुरी कंडीशन में छोड़ दिए गए। लेफ्ट इन द लर्च का हाई एंड ड्राई भी इसीलिए इस्तेमाल होता है कि जब भी आप में जो कंडीशन जैसे है, लेफ्ट इन द लर्च मतलब ऐसे इसको समझ सकते हैं गरीबी में छोड़ देना, गरीबी में छोड़ देना। तो सी कैन इम्प्रेस अपॉन देम इजिली, जो है वह उन पे आसानी से जो है अपनी आइडिया छाप छोड़ सकती है या मनवा सकती है अपनी बात को, और फिर हम क्या होते हैं लेफ्ट इन द लर्च, लर्च में छोड़े जा सकते हैं। आयरन आउट, आयरन आउट का मतलब होता है कि किसी प्रॉब्लम वगैरह को कम करना। क्या होता है? प्रॉब्लम वगैरह को कम करना, कम करना। जैसे कोई इंटेंसिटी है किसी प्रॉब्लम की, तो उसकी इंटेंसिटी रिड्यूस करना। रिड्यूस करने के सेंस में आता है किसी चीज़ की इंटेंसिटी, किसी प्रॉब्लम की इंटेंसिटी। वी नीड टू आयरन आउट आवर डिफरेंसेस, वी नीड टू आयरन आउट, जो हमारे बीच में डिफरेंसेस है उसको जो है कम करने की ज़रूरत है। वी नीड टू आयरन आउट, तो आयरन आउट का जो इस्तेमाल होता है वो रिड्यूस करने के सेंस में होता है। कोई प्रॉब्लम, कोई डिफरेंसेस, कोई चीज़, तो आयरन आउट समझिए ध्यान से कि इसको प्रॉब्लम है, डिफरेंसेस है, तो अगर हम उसको रिड्यूस कर रहे हैं तो आयरन आउट वहाँ पे इस्तेमाल होता है। जंप एट, जंप एट कंक्लूजन के सेंस में इस्तेमाल होता है अक्सर करके। तो जंप एट का मतलब होता है निष्कर्ष पे निकलना, निष्कर्ष पे निकलना। टू ड्रॉ कंक्लूजन इन ए हरी, मतलब जल्दबाजी में कंक्लूजन पे पहुंच जाना। वी शुड नॉट जंप एट एनी कंक्लूजन विदाउट ड्यू डिलीबरेशन, बगैर सोचे समझे हमें किसी चीज के निष्कर्ष पे नहीं निकलना चाहिए। कीप ऑन, कीप ऑन का मतलब होता है जारी रखना, जारी रखना। गो ऑन का मतलब आपने देखा वहीं पे जारी रखना। वी केप्ट ऑन टॉकिंग दो नन ऑफ अस वॉज इंटरेस्टेड इन his stories, we kept on talking though none of us was interested in his story, हम बात करते रहे जबकि हम में से कोई भी उसकी स्टोरी में इंटरेस्ट नहीं रखते थे। सबसे नीचे एक वर्ड है कीप अप, मुझे पता नहीं कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि नहीं दिखाई दे रहा हो, मैं बोल रहा हूँ आप सुनिएगा। कीप अप का मतलब होता है मेंटेन करना। कीप अप का मतलब होता है मेंटेन करना, बनाए रखना। कीप अप योर डिमिनियर इन एवरी सिचुएशन, जो अपना बिहेवियर है, डिमिनियर का मतलब होता है कि बिहेवियर, जो अपना शिष्टाचार है वो बनाए रखे हर सिचुएशन में। कीप अप योर डिमिनियर इन एवरी सिचुएशन, कीप अप का मतलब होता है मेंटेन करना। चलिए कुछ और जो है फ्रेजल वर्ब देखते हैं। किक अगेंस्ट, किक अगेंस्ट का मतलब होता है विरोध करना। टू फाइट अगेंस्ट पीपल इन अथॉरिटी, कोई अथॉरिटी में उसके अगेंस्ट जा रहे हो, उसके विरोध में जा रहे हो, तो किक अगेंस्ट का इस्तेमाल करते हैं। वी कैन नॉट किक अगेंस्ट द अथॉरिटी एज वी मे बी बुक्ड फॉर सेडिशन। सेडिशन का जो मतलब है, शुद्ध मतलब होता है, वो होता है देशद्रोह। तो यहाँ पे देशद्रोह से तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए जैसे कंपनी है, कंपनी में कोई अथॉरिटी अगर उसके अगेंस्ट विरोध कर रहे हो तो तुम कंपनी के विरोध के चक्कर में जो है बुक कर दिए जाओगे। यहाँ पे मीनिंग ऐसे निकलेगा, वी कैन नॉट किक अगेंस्ट द अथॉरिटी, हमें जो है अथॉरिटी के साथ विरोध नहीं करना चाहिए वरना हम कंपनी के साथ विरोध के चक्कर में बुक कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो किक अगेंस्ट का मतलब होता है विरोध करना। नॉक अबाउट अराउंड, नॉक अबाउट अराउंड का मतलब होता है, नॉक के साथ अबाउट भी लेते हैं, नॉक के साथ अराउंड भी लेते हैं, तो नॉक अबाउट अराउंड का मतलब होता है इधर उधर घूमना, इधर उधर घूमना। एमलेसली, बगैर किसी एम के, बस ऐसे ही टहलना, जैसे कहीं मजे में टहल नहीं रहे हो तो टहलना, मजे में टहलना के सेंस में आता है नॉक अबाउट अराउंड। प्लीज़ गिव मी सम टाइम टू नॉक अबाउट, मुझे कुछ समय दो ताकि मैं इधर उधर घूम सकूँ, टहल सकूँ। तो नॉक अबाउट अराउंड का जो मतलब होता है टू वंडर अबाउट एमलेसली, बस ऐसे ही घूमना, मजे करना बगैर एम के। नॉक समवन अबाउट अराउंड, नॉक समवन अबाउट अराउंड का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, नॉक अबाउट अराउंड एंड नॉक समवन अबाउट अराउंड। नॉक समवन अबाउट एंड अराउंड का मतलब होता है कि किसी के साथ उग्र व्यवहार करना। क्या करना? किसी के साथ उग्र व्यवहार करना या बुरा बर्ताव करना, वो भी बिल्कुल गुस्से में आके। ही कैन नॉट नॉक हिम अबाउट विदाउट एनी राइम और रीजन, ही कैन नॉट नॉक हिम अबाउट, वो बगैर किसी रीजन के साथ उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं कर सकता। और राइम और रीजन का मतलब है बिना किसी रीजन के। क्या? बिना किसी रीजन के। ये तीसरी चौथी बार इस्तेमाल हो रहा है, बिना किसी रीजन के।
बिना किसी कारण के, वो बगैर किसी कारण के उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं कर सकता। ही कैन नॉट नॉक हिम अबाउट विदाउट एनी राइम और रीजन। सेंटेंस का मतलब ये है। तो नॉक समवन अबाउट अराउंड का मतलब होता है किसी के साथ उग्र व्यवहार करना। नॉक डाउन, नॉक डाउन का मतलब होता है टू ब्रिंग टू द ग्राउंड विथ ए ब्लो, टक्कर मार के किसी को जमीन पे गिरा देना, टक्कर मार के किसी को जमीन पर गिरा देना, टक्कर मार के जमीन पे गिरा देना। जैसे कार वगैरह नहीं होती, किसी को टक्कर मार देती तो नॉक हिम डाउन, नॉक समवन डाउन। 3 पीपल वर नॉक्ड डाउन बाई ए स्पीडिंग कार, 3 आदमी जो है एक तेज चलती हुई रफ्तार गाड़ी से नॉक डाउन कर दिए गए, गिरा दिए गए जमीन पे। तो ऐसे याद कर सकते हैं, नॉक डाउन कर दिए गए, गिरा दिए गए। लैप अप, लैप अप का मतलब होता है किसी चीज़ को बड़े उत्साह के साथ, बड़े उत्साह के साथ स्वीकार करना, स्वीकार करना। लैप अप का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बड़े उत्साह के साथ स्वीकार करना। टू रिसीव वेरी ईगरली, लेट अस लैप अप द विक्ट्री, चलो जो है सफलता को स्वीकार कर बड़े उत्साह के साथ। लॉफ एट, लॉफ एट का मतलब होता है मजाक बनाना, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको प्रीपोजिशनल चार्ट में, मजाक बनाना। वी शुड नॉट लाफ एट अदर्स, हमें दूसरों के ऊपर हंसना नहीं चाहिए, दूसरों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। लॉफ ऑफ, टू मेक समथिंग सीम लेस इंपॉर्टेंट और सीरियस। लॉफ ऑफ का मतलब होता है जैसे कोई बात आपको बताई गई, उसको आप मजाक में ले लो, अरे ठीक है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ही लॉफ्ड ऑफ हिज ट्रबल्स, जैसे इस सेंटेंस में मतलब है कि उसके पास परेशानी आई और उसने उसे मजाक बना दिया, अरे परेशानी वरेशानी नहीं है मेरे पास कोई। तो लॉफ एट का मतलब होता है कि दूसरों का हम मजाक बना रहे होते हैं। लॉफ ऑफ का मतलब ये होता है कि हम किसी चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे होते हैं। लॉफ एट लॉफ ऑफ में इतना फ़र्क होता है, कन्फ्यूज मत होइएगा। लॉफ एट का मतलब है किसी का मजाक बनाना और लॉफ ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को मजाक में लेना। ले असाइड या फिर ले बाई, इसका मतलब ये होता है कि हमको फ्यूचर समय के लिए कुछ स्टोर करना, कुछ पैसे वगैरह अगर हम स्टोर कर रहे हो तो ले असाइड या फिर ले बाई का हम इस्तेमाल करते हैं। प्लीज़ ले सम मनी असाइड फॉर द रेनी डेज, बुरे दिन के लिए। रेनी डेज का मतलब होता है जैसे कि आपके पास जो है आगे चलने में मतलब ऐसी आ सकती है कि गरीबी आ सकती है, आपके पास पैसा ना हो, तो रेनी डेज वहाँ के लिए इस्तेमाल होता है। ये आपको ईडियम में दोबारा मिलेगा। प्लीज़ ले सम मनी असाइड फॉर द रेनी डेज, बुरे दिन के लिए जो है आप कुछ पैसे स्टोर करके रखें। तो ले असाइड ले बाई का मतलब होता है कुछ पैसे वगैरह को सेव करके रखना। ले डाउन, ले डाउन का मतलब होता है सरेंडर करना, ले डाउन का मतलब होता है सरेंडर करना, समर्पण कर देना, समर्पण कर देना। देयर इज नो अल्टरनेटिव, देयर इज नो अल्टरनेटिव बट टू ले डाउन योर वेपन्स, तुम्हारे पास कोई और अल्टरनेटिव नहीं है सिर्फ अपने हथियार डालने के। तो ले डाउन का मतलब होता है समर्पण करना, हथियार डाल देना। ले इन का मतलब होता है स्टोर करना, स्टोर करना, या यूं कह लो संचित करना। द एंड्स ले इन फूड फॉर द विंटर्स, ठंडियों के लिए जो है जो चींटियां हैं वो फूड स्टोर, द एंड्स ले इन फूड फॉर द विंटर्स, जो चींटियां हैं वो ठंडी के दिनों के लिए जो है फूड स्टोर कर रही हैं। तो ले इन का मतलब है स्टोर करना और ले साइड ले बाई का मतलब है पैसे वगैरह जो है सेविंग करना एक तरीके से फ्यूचर टाइम के नीड के लिए। ले ऑफ, ये वर्ड कई बार आया है ले ऑफ। ले ऑफ का मतलब होता है क्या कि किसी को टेम्परेरी रूप से निकाल देना या किसी को निकाल देना। टर्मिनेट द सर्विस, आप किसी की सर्विस खत्म कर देना। द कंपनी इज गोइंग टू ले ऑफ सम वर्कर्स, तो इसका दोनों सेंस में इस्तेमाल होता है। टेम्परेरी स्टेज में भी निकालना उसके लिए भी होता है और निकाल देने के सेंस में भी होता है। कुल मिलाकर ले ऑफ का मतलब होता है कि कर्मचारी वगैरह को निकालना, किसी की सर्विस टर्मिनेट करना। ले आउट, ले आउट का तो मतलब आप सभी लोग जानते हो, अक्सर करके इस्तेमाल करते रहते हो। ले आउट योर प्लान्स बिफोर इन्वेस्टिंग मनी, प्लान बनाना। ले आउट का मतलब क्या होता है? प्लान बनाना। पैसे इन्वेस्ट करने से पहले पहले ले आउट कर लो, पहले प्लान बना लो। तो ले आउट का मतलब होता है प्लान बनाना। तो ये आज के रहे जो है आपके फ्रेजल वर्ब। तो आज मैं फिर से ईडियम नहीं ले रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं एक्चुअली सिर्फ ईडियम डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि ईडियम जब मैं चेक कर रहा था कि क्या ईडियम को लूँ तो उसमें मुझे ध्यान आया कि कुछ ऐसे ईडियम्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा जो है कंफ्यूज करते रहते हैं। मतलब आपको मतलब पता होगा लेकिन उनके ऑप्शन ऐसे रखे जाते हैं जो बहुत क्लोज होते हैं और वो आपको समझ में नहीं आएंगे कि कौन सा ऑप्शन ले, 1 ले, 2 ले, 3 ले या 4 ले। मतलब इस तरीके का दो आपस में जरूर कंफ्यूज करेंगे। तो इस तरीके की कुछ है जो अगले वीडियोज़ में मैं इस पर ही डिस्कस करूंगा कि वो जो कंफ्यूजिंग ईडियम्स है वो पूरा का पूरा डिटेल में बात करूंगा कि जब कंफ्यूजिंग ईडियम्स आए, ईडियम का मतलब पता और उनके ऑप्शन दिए हों तो कैसे आप उसको पहचानो कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऐसा जैसे मान लो 3 आपके आए, 2 तो आपको डायरेक्ट दिए रहते हैं और एक उसको डिफिकल्ट कर देता है कि मीनिंग बिल्कुल क्लोज रहता है। तो आपको एग्जैक्ट मीनिंग पता होनी चाहिए कि कौन सा वाला ऑप्शन है, कौन सा वाला ऑप्शन नहीं है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।